नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज़ादी के 70 सालों बाद भी हमारे ग्रामीण नहीं शहरी इलाकों में भी ये रिवाज है। मैंने भी अपनी 40 साल की उम्र में दूसरी बार सुना था। पहली बार सालों पहले, मतलब 30 साल पहले, जब मैं शादी करके आई थी। तब बातों बातों में मेरी ननद लोगों ने बताया था कि उनके यहाँ ससुराल में ऐसा रिवाज था। मैं आश्चर्यचकित हो गई और कानों को हाथ लगाया कि भले उन्होंने वैसा कुछ मेरे साथ नहीं किया, नहीं तो मैं और मेरी मम्मी, मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि क्या करते। खैर, जो हुआ नहीं उसके बारे में क्या सोचना, ऐसा पतिदेव ने बोला। बात आई गई हो गई। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मैं कौन से रिवाज की बात कर रही हूँ। आगे आपको पता चल जाएगा। 2 दिन पहले हमारी संस्था की ओर से हम औरतें एक कुष्ठ आश्रम में गए थे। जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, पर फिर यह निर्णय लिया गया कि जाते हैं, बाहर से ही फ़ोटो खिंचवा कर आ जाएंगे। शायद ये बातें बहुत असंवेदनशील लगेगी, पर हमने बाहर से ही खड़े होकर उन लोगों को ज़रूरत की वस्तुएं सामान दिए। वास्तव में एकदम बाहर से भी नहीं, छोटे से गेट से अंदर गए। अंदर थोड़ा सा खुला स्थान था जहाँ पर पौधे लगे थे। आगे खूब बड़ा बरामदा था। उस बरामदे में बहुत सारे कमरे थे। बरामदे से बाहर की तरफ एक अलग कमरा था जो कि शायद ऑफिस था। हमने फ़ोन कर दिया था। संबंधित अधिकारी बाहर ही आ गए थे। हमको वहाँ पर आया देखकर कमरे में रहने वाले सभी दरवाजे तक आ गए थे। शायद उनको पहले से ही ना बोल दिया गया था, इसलिए वे दरवाजे के बाहर नहीं आ रहे थे, अंदर से ही झांक कर देख रहे थे। सच कहूँ तो उस वक्त भी मेरा शरीर, और आज भी मेरा शरीर काँप रहा था। भगवान ऐसा कष्ट किसी को ना दे। फिर भी मैं अभी सोच रही थी कि हमें एक बार कम से कम ऐसी जगह पर जाना ही चाहिए जिससे कि वहाँ जाकर हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हो सके कि कम से कम उसने हमें स्वस्थ शरीर का मालिक बनाया है। तब से एक महिला डराती हुई बरामदे के एकदम किनारे तक आ गई। अधिकारी का ध्यान उस पर नहीं था। वह बड़े ध्यान से हम लोगों को देख रही थी। मेरा भी ध्यान उस पर गया। एकदम से जैसे दिमाग ने कहा, इसे तो कहीं देखा है। नहीं नहीं, मेरे परिचितों में तो ऐसा कोई नहीं। दिमाग मानने को तैयार नहीं था। उसे कहीं तो देखा है, सालों पहले, पता नहीं कब। वहाँ से घर आते आते दिमाग अपना पुराना डाटा खंगाल रहा था। कहीं तो देखा है मुझे। अचानक से आज से 9-10 साल पहले की एक घटना याद आ गई। उस दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली ईशा को देखने लड़के वाले आ रहे थे। ईशा एक बहुत ही प्यारी लड़की है और मुझे बहुत ही प्यारी है। मातृत्व का एहसास बिना माँ बने मुझे उसी से हुआ। छोटा शहर, अगल बगल घर, तो बचपन से वह आधा दिन तो हमारे घर में ही रहती थी। और अभी अभी तो वह नौकरी करती है। फिर भी हमारा बंधन आज भी वैसा ही है। मैंने कई बार कहा उसे, अब तो शादी कर ले, इतनी गोरी चिट्टी सुंदर है, तुझे कोई प्यार व्यार नहीं करता। वह गले से लटक जाती और बोलती, देख लो काकू, डिफेक्टिव पीस है तुम्हारी लाडली, किसी को पसंद ही नहीं आती है। पता नहीं है उसके दिल का दर्द था या समाज की कड़वी सच्चाई, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत अमीर नहीं थे, तो लोग जानते थे ज़्यादा दान दहेज नहीं मिलेगा, तो लोग अक्सर उसको देखने के बाद इनकार कर देते। मुझे गुस्सा आता, अरे भाई, पहले दान दहेज की बात कर लो, फिर लड़की देखने आओ। यहाँ मुझे लड़की के पापा की मजबूरी पर भी गुस्सा आता, क्षोभ होता। उन्हें लगता था कि शायद इतनी प्यारी लड़की को देखकर शायद कोई तो लड़का उसे पसंद कर ही लेगा, जो लड़की के रूप के आगे दहेज को नहीं देखेगा। इसलिए वह दान दहेज की बात करने से पहले लड़के वालों को लड़की देखने के लिए बुला लेते थे। तो बस इन्हीं सब के बीच में बेचारी ईशा फंस रही थी। किसी भी लड़के को उसका रूप दहेज की तुलना में ज़्यादा नहीं लगा। गुण तो खैर आप देख भी नहीं सकते, शादी के बाद धीरे धीरे ही पता चलते हैं। यहाँ मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। हमारा बहुत बड़ा संयुक्त परिवार था। लड़की फ़ोटो से ही पसंद की जाती, और जब घर की महिलाएं लड़की देखने जाती तो दादाजी एकदम सामने खड़े होकर बोलते, लंगड़ी लूली अंधी ना हो तो गोद भराई करके ही आना। खुशी की बात है कि आज भी भतीजों की शादी में भी यही परंपरा निभाई जा रही है। लड़की को देखने के बाद मैं ना नहीं कहना है। खैर, मैं कहाँ की बात कहाँ लेकर आ गई। मैं सुबह से ही ईशा के घर पर थी।
ईशा अनमनी सी थी। क्या काकू, मुझे छुट्टी लेने को क्यों बोला? वह लोग तो शाम तक आएंगे, मैं हाफ डे जाकर आती। उसकी मम्मी बोली। देख लो इनको, ऐसे ही मुंह बनाए रहती है। अरे तेरी कल्लो बेणगी सहेलियों को भी कैसे अच्छे घर वर मिल गए हैं, तुम ही बताओ। इनकी एक सहेली थी, मुंह पर माख नहीं बैठती थी, उसने लव मैरिज की है, इतने धनी घर में कि मैं क्या बताऊं। और एक ये है। मैंने कुछ बोली नहीं, पर मैं डबडबाई आंखों वाली ईशा को देख रही थी। आखिर वह ही बोली, वाह मम्मी वाह, पहले तो अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसे नहीं बैठती, ऐसे नहीं चलती। घर की मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है, बचपन से यही सब सिखाया पढ़ाया। अब आशा कर रही हो कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए थी। अरे मरी लव मैरिज का कहाँ बोल रही हूँ, पर एक भी लड़का तुझे पसंद नहीं करता। तेरी शक्ल तो ठीक रखा कर। वह तो इसलिए मम्मी, क्योंकि वह मेरी शक्ल नहीं दहेज की लिस्ट देखते हैं। मैं कह तो रही हूँ, क्या ज़रूरत है मेरी शादी करवाने की? मैं ऐसे ही खुश हूँ, तो क्या आपको अच्छी नहीं लगती? हाँ, शादी नहीं करनी। और दुनिया थूकेगी हम पर कि जवान लड़की को घर में बिठा रखा है। बात बढ़ती देख मैं ईशा को खींच कर उसके कमरे में ले गई। अब ईशा की बड़बड़ कर रही थी, इनके लिए तो मैं बोझ हूँ, बस कैसे भी पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मैं बोली, तू शांति से बैठ, तू टेंशन ना ले, अपना मूड खराब मत कर। ये अच्छे लोग लगते हैं। कल ही तेरे अंकल की तेरे पापा से बात हुई थी, इनकी कोई डिमांड नहीं है। चल थोड़ा पार्लर जाकर आते हैं। शाम को ईशा तैयार थी, घर के सभी लोग भी, मैं भी। वही लोग मतलब लड़का, लड़के की माँ बहन, भाभी, भाई, पापा, चाचा चाची सभी है। शायद उनका संयुक्त परिवार होगा। उनकी खातिरदारी की गई। ईशा का इंटरव्यू शुरू हुआ। मैंने अपने हाथों से ईशा के हाथों को थामा था। सवाल हमेशा की तरह वही थे, 8 साल पुराने। कढ़ाई बुनाई आती है? मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि जो सवाल पूछ रही थी उसको भी नहीं आती होगी। वैसे भी आजकल कढ़ाई बुनाई आने पर भी कौन करता है। अब मुझे ही देख लो, मुझे सब आता था पर कभी किया ही नहीं। हाँ, सिखाया तो मैंने ईशा को और अपने बच्चों को भी है, ईशा के हाँ कहने पर। एक ने पूछा, सिलाई करना जानती हो? कसम से ईशा से पहले तो मेरा ही मन कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं, पर मुस्कुराते हुए बोली, आजकल घर पर सिलाई मशीन कौन रखता है? आपके घर पर सिलाई मशीन है क्या? वह सकपका गए। नहीं मतलब बटन टाकना, थोड़ा बहुत फट जाए तो सिलना तो आता होगा ना। आजकल की लड़कियां नहीं जानती है ना। खाने में क्या क्या पका लेती हो? भाई हमारा मुन्ना तो एक कप चाय भी नहीं बना पाता। लड़की की माता बड़े गर्व से बोली। मैंने तो अपने बच्चों को बोला, तुम लोग पढ़ाई करो, ऐसे घर में शादी करेंगे, कुछ काम करना ही नहीं पड़ेगा। मैंने अपने बच्चों से कभी कुछ काम करवाया ही नहीं। अच्छा, आपके बच्चे बच्चे हैं तो हम क्यों अपने बच्चों से काम करवाएंगे? क्यों आशा करते हैं कि हमारी बच्ची को सब आना चाहिए, जबकि आपके बच्चों को खुद कुछ नहीं आता? भाई वाह, तुम चाहती हो कि लड़की को सब आता हो। अरे भाई, लड़के को सिलाई बुनाई तो दूर, चाय बनानी भी नहीं आती। पर ये तुम्हारे लिए गर्व की बात है। सच में, वर्ष चाहे जितने भी बीत गए, समाज आज भी वैसा ही है। आखिर कुछ देर बाद चाय नाश्ता सवाल जवाब का कार्यक्रम जब ख़त्म हुआ तो महिलाएं आपस में खुसुर फुसुर करने लगी। मुझे कुछ शब्द अकेले में ऐसे सुनाई पड़े तो मैंने कहा, लड़का लड़की को ज़रा अकेले में बात कर लेने देते हैं। अपने कमरे में ले जाओ ईशा, लड़के को ज़रा। ईशा खड़ी हुई। तब से लड़के की मम्मी बोली, पहले हम ज़रा लड़की से अकेले में मिलना चाहते हैं। क्यों? सब औरतें उठकर ईशा के साथ ईशा के कमरे में जाने लगी। ईशा की मम्मी के इशारे पर मैं भी उनके साथ गई। ईशा ने उन लोगों को ले जाकर अपने कमरे में बिठाया। एक बोली, आपका कमरा तो बहुत सुरुचिपूर्ण है। दूसरी बोली, अब आज हम लोग आने वाले थे तो ढंग से ही रखा होगा। नौकरी पेशा लड़कियों को समय ही कहाँ होता है, माँ ने किया होगा। अरे जब तुमको मालूम है तो बेकार के सवाल क्यों पूछ रही थी? मैं और ईशा अभी सोच ही रहे थे कि ये क्या बात करना चाहते हैं। उनमें से शायद जो चाची थी वो बोली, साड़ी का पल्लू हटाइए तो हम ज़रा ठीक से देख ले। पल्लू हटाकर क्या देखेंगे? मतलब? तब से एक उठकर ईशा के पल्लू की पिन निकालने लगी। ईशा ने कातर निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, रुकिए,
ये आप क्या कर रही हैं? आपको क्या देखना है? लड़के की मम्मी बोली। वह कपड़े निकाल कर जरा देखना है कि लड़की के शरीर पर कोई दाग तो नहीं है। दाग? कैसा दाग? सफ़ेद दाग। वो क्या है ना कि हम लोग लड़की जांच परख कर ही लाते हैं, पर लड़की कोई आलू टमाटर तो नहीं जो आप हाथ लगा कर देख परख कर। मैं तो गुस्से में और ईशा लाचारी से काँप रही थी। ऊंची आवाज़ सुनकर ईशा की मम्मी जो बाहर ही खड़ी थी वो भी अंदर आ गई। उन्होंने शायद सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने ईशा का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल गई और ईशा के पापा से जाकर बोली, हम सब महिलाएं अंदर हैं, आप ज़रा लड़के को नंगा करके देखें तो उसके शरीर पर कोई दाग तो नहीं है। अब तक सभी महिलाएं उनके पीछे पीछे वहीं आ गई थी। उनके ऐसा बोलते ही लड़के की मम्मी गुस्से में बोली, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? ईशा की मम्मी बोली, ज़रा उसको पकड़कर डॉक्टर के पास ले जाइए और ठीक से चेकअप करवा के ले आइए कि शादी के बाद ये हमारी बेटी को खुश रख पाएगा है या नहीं। फिर उन महिलाओं को देखकर बोली, क्या लगता है लड़की की कोई इज्जत नहीं होती? आपके लड़के की बेइज्जती आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। चली थी मेरी बेटी को बेइज्जत करने। निकलिए, अभी के अभी यहाँ से निकलिए। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। आपकी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? ठीक है, आपको कुछ जानना था तो आप पूछ लेते, पर इस तरह मेरी बेटी का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। ईशा अपनी मम्मी से लिपट गई। उसे विश्वास हो गया था उसके मम्मी पापा उसकी शादी करके उसे खुशियाँ देना चाहते हैं। ये वह पापा मम्मी नहीं हैं जो किसी भी कीमत पर बेटियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ये महिलाएं वही लड़के की माँ थी। आज इतने दिनों वर्षों बाद उस महिला को इस हाल में देखकर ये नहीं कहूँगी कि दिल को खुशी हुई। जैसा उसने किया उसकी सज़ा उसे मिली, क्योंकि उसने तो वही किया जो उसके साथ किया गया था। रिवाज के नाम पर ये जहालत उसने भी झेली होगी, तो वह भूल क्यों गई? कम से कम उसे ऐसे रिवाजों को बंद कर देना चाहिए था। मेरा मानना है रिवाज बनाना और बंद करना हम महिलाओं के हाथ में ही है, और जो रिवाज हमें पसंद नहीं आते अब हमें बंद कर देने चाहिए। कहने की ज़रूरत नहीं, आज ईशा बहुत सुखी है, एक अच्छा घर परिवार है। पर हमारी कहानी ईशा की नहीं, कहानी इन महिलाओं की है जिन्होंने ये पीड़ा भोगी है, ये जहालत भोगी है। फिर भी वह उन रिवाजों को पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के नाम पर आगे बढ़ाती है। हमें ऐसे रिवाज बंद कर देने चाहिए। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।